नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीन अभियांत्रिकी में उपयोग आने वाले कुछ अन्य एंजाइमों के बारे में। हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में हमने देखा है कि भाई वो आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है और डीएनए खंडों को एक निश्चित स्थल से काटता है। तो पहला है आपके लाइगेजेज। यह एंजाइम टेम्पलेट पर डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। देखो, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो तो डीएनए खंडों को काट रहा है ना। और जो डीएनए खंड काटे गए हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, उन डीएनए खंडों को जो जोड़ने का काम है वो करता है आपके लाइगेजेज एंजाइम। दूसरा है लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम्स एंजाइम। लाइजोजाइम्स एंजाइम क्या करता है कि यह एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है ना। जो जीवाणु है जिसको हम यूज कर रहे हैं, ई कोलाई वगैरह, उस जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है, जिससे उस जीवाणु के डीएनए को आइसोलेट यानी अलग किया जा सकता है। आइसोलेट किया जा सकता है। तो लाइगेजेज एंजाइम तो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कर रहा है। लाइसोजाइम्स क्या कर रहा है? ये एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है या गला देता है। अब जब कोशिका भित्ति गल जाएगी या नष्ट हो जाएगी तो उसका अंदर का जो डीएनए है, जीवाणु का जो डीएनए है, उसको हम अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तीसरा है आपका क्षारीय फॉस्फेटेज। क्षारीय फॉस्फेटेज ये क्या करता है? देखो, यह एंजाइम डीएनए के 5 डेज सिरे पर उपस्थित फॉस्फेट को हटाने का कार्य करता है। ये जो एंजाइम है क्षारीय फॉस्फेटेज, ये डीएनए के 5 डेज सिरे पर उपस्थित फॉस्फेट सिरे को हटाने का कार्य करता है, जिससे डीएनए रेखाकार हो जाता है। जैसे डीएनए कैसा हो जाता है? रेखाकार। तथा ये एंजाइम डीएनए के वृत्ताकार होने की प्रवृत्ति को रोकता है। चूंकि उसके एक सिरे को काट देगा, डीएनए के कौन से सिरे को? 5 डेज सिरे को। 2 सिरे होते हैं ना, 3 डेज और 5 डेज। एक होता है 5 डेज से 3 डेज। तो जो 5 डेज सिरा है उसको ये फॉस्फेटेज एंजाइम है वो हटा देता है, काट देता है, जिससे डीएनए कैसा हो जाता है? पहला वर्ताकार होता है, अब रेखाकार हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एंजाइम डीएनए के वर्ताकार होने की प्रवृत्ति को रोकता है। अब जब डीएनए रेखाकार हो गया या वर्ताकार की प्रवृत्ति हट गई है, तो अब क्या होगा? इससे विजातीय डीएनए, विजातीय यानी कोई दूसरा जो डीएनए हम निवेश करवा रहे हैं वो डीएनए है ना,
किसी दूसरे का डीएनए, इससे विजातीय डीएनए का निवेशन करवाया जा सकता है। जब तक ये वर्ताकार रहेगा तब तक तो ये निवेशन करवाया नहीं जा सकता। कैसे जोड़ेंगे हम दूसरे डीएनए को, है ना। तो वर्ताकार की प्रवृत्ति को हमने कैसे हटाया, इसके 5' सिरे पर उपस्थित फास्फेट समूह को हटाकर। तो इस प्रकार ये हमने 3 एंजाइम देखे मुख्य रूप से, जो कि जीन अभियांत्रिकी में उपयोग में आते हैं। एक पहला है लाइगेजेज, ये एंजाइम टेम्पलेट पर डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। दूसरा है लाइजोजाइम्स, ये एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को गला देता है, जिसके कारण जीवाणु का जो डीएनए है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और तीसरा है क्षारीय फास्फेटेज, ये एंजाइम डीएनए के 5' सिरे पर उपस्थित फास्फेट को हटाता है, जिससे डीएनए कैसा हो जाता है, पहला वर्ताकार था, 5' सिरा हट जाएगा तो अब कैसा हो जाएगा, रेखाकार हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ ये एंजाइम डीएनए के वर्ताकार होने की प्रवृत्ति को भी रोकता है और ये क्या करता है, विजातीय डीएनए का निवेशन इसमें करवाया जा सकता है इस क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम की सहायता से। दूसरा है क्लोनिंग वाहकों का चयन। अब क्या किया है, सबसे पहले हमने वांछित जीन को पृथक कर लिया है। वांछित जीन को पृथक करने के पश्चात एक वाहक की आवश्यकता होती है। वांछित जीन को हमने अलग कर लिया, उसके बाद में इस वांछित जीन को ले जाने के लिए एक वाहक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, वाहक की आवश्यकता होती है। अच्छा, इस वाहक की आवश्यकता क्यों होती है, यह वाहक जीन को लेकर परपोषी में पहुंचता है और वहां डीएनए की पुनरावृत्ति करता है, यानी अपने डीएनए को बढ़ाता है। कौन, ये वाहक ने क्या किया, जो वांछित जीन अपने काटे हैं उन कटे हुए भागों को ये जो जीन है वो लेगा और किसी परपोषी में वो क्या करेगा, पहुंचेगा। अब है आगे, एक वाहक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यदि हम वाहक की बात करें, एक वाहक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली क्या है कि भाई वाहक में डीएनए की पुनरावृत्ति आसानी से हो सके, है ना। डीएनए में वाहक में डीएनए की पुनरावृत्ति आसानी से हो सके, यानी डीएनए वाहक में जो डीएनए है वो आसानी से अपनी संख्या बढ़ा सके। दूसरा क्या है, वाहक परपोषी में आसानी से प्रवेश कर सके तथा पुनः आसानी से पृथक हो सके। ये विशेषता भी होनी चाहिए कि भाई वाहक है वो परपोषी में भी तो उसको पहुंचना है, तो परपोषी में वो पहुंचने में उसको ज़्यादा समय ना लगे, आसानी से परपोषी में वो प्रवेश कर जाए और प्रवेश करने के बाद में आसानी से परपोषी से क्या हो जाए, अलग भी हो जाए। फिर एक वाहक की क्या निशानी विशेषता होनी चाहिए
के वाहक में विशेष चिह्नित स्थल या सक्रिय स्थल होने चाहिए। वाहक में विशेष चिह्नित स्थल या सक्रिय स्थल होने चाहिए ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम इन स्थलों को आसानी से काट सके, आसानी से काट सके। तो पहली विशेषता तो क्या हो गई, वाहक में डीएनए की पुनरावृत्ति आसानी से होनी चाहिए, वाहक परपोषी में आसानी से प्रवेश कर सके और पुनः आसानी से अलग भी हो सके, ये एक विशेषता है वाहक की। और वाहक में विशेष चिह्नित स्थल या सक्रिय स्थल होने चाहिए ताकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उनको आसानी से पहचान सके और वहां से उनको काट सके। अगला है विजातीय डीएनए की पहचान के लिए इसमें ऑपरेटर, प्रमोटर आदि अवयव होने चाहिए। किसमें? वाहक में। तो वाहक में विजातीय डीएनए की पहचान के लिए कि जो बाहर से जो डीएनए आ रहा है वो डीएनए सही है या नहीं है, उसकी पहचान के लिए इसमें वाहक में क्या होना चाहिए? ऑपरेटर और प्रमोटर जैसे अवयव होने चाहिए। अब आगे देखो, जो आपके ई कोलाई है, ई कोलाई में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार के वाहकों का प्रयोग किया जा सकता है। किसमें? ई कोलाई में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार के वाहकों का प्रयोग किया जा सकता। तो ई कोलाई तो क्या हो गई? एक परपोषी हो गया, है ना। और अभी हम पढ़ेंगे वाहक, है ना। तो ये तीन प्रकार के वाहक होते हैं। तो वाहक तीन प्रकार के हैं। एक है आपके प्लाज्मिड, है ना। दूसरा है आपके बैक्टीरियोफेज, जिसे जीवाणु भोजी भी कहते हैं, जीवाणु भोजी। और तीसरा प्रकार का जो वाहक है वो है आपके कोस्मिड, है ना। तो प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज और कोस्मिड, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। ई कोलाई क्या हो गई? परपोषी हो गई, परपोषी जीवाणु हो गया ये। तो वाहक में विजातीय डीएनए की पहचान के लिए इसमें क्या होने चाहिए? ऑपरेटर और प्रमोटर होने चाहिए। फिर ई कोलाई में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार के वाहकों का प्रयोग किया जा सकता है। और वाहक तीन प्रकार के यहाँ पर आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी और कोस्मिड। अब हम इनका अलग एक का अलग से डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, प्लाज्मिड पहला जो वाहक है वो है क्या है? प्लाज्मिड। तो इसकी खोज 1952 में लेडरबर्ग ने की थी। 1952 में लेडरबर्ग ने जीवाणु प्लाज्मिड की खोज की थी। यह जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला
एक अतिरिक्त क्रोमोसोमल है, यानी गुणसूत्र है। क्रोमोसोमल यानी गुणसूत्र है। मुख्य रूप से ये क्या है कि जीवाणु कोशिका में एक अतिरिक्त पाया जाने वाला क्या है, गुणसूत्र है। आज इसकी विशेषता यदि हम देखें तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली चीज तो यह एक अतिरिक्त गुणसूत्र है। दूसरा ये क्या है, अतिरिक्त गुणसूत्र है, ये द्विरज्जु की वर्ताकार या सर्पिलाकार हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, द्विरज्जु की हो सकता है, वर्ताकार हो सकता है या सर्पिलाकार हो सकता है। तीसरा, ये जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि यदि ये नहीं होगा, प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में नहीं होगा तो जीवाणु वृद्धि नहीं करेगा। तो ये जीवाणु की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ना ही जीवाणु के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जीवाणु की वृद्धि के लिए भी आवश्यक नहीं है और जीवाणु के जीवित रहने के लिए भी आवश्यक नहीं है। फिर क्या है कि प्लाज्मिड में विशेष चिह्नित स्थल पाए जाते हैं। प्लाज्मिड में विशेष चिह्नित स्थल पाए जाते हैं ताकि विजातीय डीएनए का इसमें क्या कराया जा सके, निवेश करवाया जा सके, ताकि विजातीय डीएनए का निवेश कराया जा सके। फिर से देख लो कि ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र है। ये द्विरज्जु की वर्ताकार या सर्पिलाकार हो सकता है। ये जीवाणु की वृद्धि के लिए और ना ही उसके जीवित रहने के लिए क्या है, आवश्यक है। प्लाज्मिड में विशेष चिह्नित स्थल पाए जाते हैं ताकि विजातीय डीएनए का निवेश वहां पर करवाया जा सके। फिर एक और है इसमें, प्लाज्मिड में 3 से लेकर 3000 जीन तक हो सकते हैं। कितने? 3 से लेकर 3000 जीन तक प्लाज्मिड में हो सकते हैं। जो यदि हम एक बात करें, सबसे मुख्य प्रयोग में आने वाला जो प्लाज्मिड है ना, सबसे मुख्य प्रयोग में आने वाला जो प्लाज्मिड है वो क्या है, आपके PBr 322 प्लाज्मिड है। अब PBr का मतलब क्या है ना, सबसे मुख्य रूप से काम आने वाला प्लाज्मिड PBr 322 है। अब यहां पर P का मतलब क्या है, प्लाज्मिड, B का मतलब है बोलिवर और R का मतलब है रोड्रिक्स। ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिक थे, बोलिवर और रोड्रिक्स, जिन्होंने इसकी खोज की थी PBr 322 की, प्लाज्मिड 322 की। तो इसलिए इसका पूरा नाम है PBr, है ना, 322। P से प्लाज्मिड, B से बोलिवर, R से रोड्रिक्स है। तो ये मुख्य रूप से पाया जाने वाला आपका प्लाज्मिड है। अब आगे देखो, अब यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो इस प्लाज्मिड में
दो चिन्हित स्थल, कितने? दो चिन्हित स्थल, एक टेट आर वे, एक है आपके AMPR होते हैं। ठीक है, दो चिन्हित स्थल, एक ये वाला और एक ये वाला, टेट आर और AMPR। तो टेट आर का कहते हैं टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। और AMPR को कहते हैं, ये तो क्या टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, और AMP को कहते हैं एम्पीसिलिन प्रतिरोधी। अच्छा, इस प्लाज्मिड में कुल 12 अभिज्ञान स्थल होते हैं। कितने? 12 अभिज्ञान स्थल होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये ठीक है, इधर वाला ये, तो ये क्या होते हैं? अभिज्ञान स्थल होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 12। विजातीय डीएनए को दोनों प्रतिरोधों कौन सा? टेट आर वे AMPR के मध्य समाकलित कराया जाता है। जो विजातीय जीन होगा, ठीक है, विजातीय डीएनए है, उसमें दोनों, एक तो ये AMPR एम्पीसिलिन प्रतिरोधी और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, उन दोनों के मध्य में यहां पर देखो ये निवेश करवाया जाता है विजातीय डीएनए को। अब क्या होता है आगे कि सर्वप्रथम प्लाज्मिड को काटकर वर्ताकार से रेखाकार कर लिया जाता है ना। ये प्लाज्मिड है, ये वर्ताकार है, उसको हमने काट लिया और काटकर हमने कैसा कर लिया? इसको रेखाकार कर लिया जाता है। इसके बाद विजातीय डीएनए और आपके प्लाज्मिड डीएनए के मध्य वांछित डीएनए को जोड़ लिया जाता है। वांछित डीएनए को, ये है प्लाज्मिड डीएनए, ये विजातीय डीएनए, इन दोनों के मध्य में ये जो हमने काटा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से, इन दोनों खंडों को हमने जब काटा है, काटने के बाद में ये कैसा हो गया? रेखाकार हो गया। रेखाकार होने के पश्चात जो विजातीय डीएनए है और जो प्लाज्मिड डीएनए है, उनके मध्य में, उसके मध्य में जो वांछित जीन है उसको हमने क्या कर लिया है? जोड़ लिया है यहां पर 5, और ये 510 से किलो बेस, इसके मध्य की दूरी है 5 से 10 किलो बेस। तो यहां पर हमने क्या किया है? विजातीय डीएनए को वांछित जीन को हमने क्या कर लिया है? जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद में अब वापस ये क्या हो जाएगा? अभी यहाँ रेखाकार है, वापस कैसा हो गया? ये वर्ताकार हो गया। अब जो नया प्लाज्मिड बना है वो पुनर्योगज प्लाज्मिड कहलाएगा। पुनर्योगज प्लाज्मिड क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहां पर देखो ये विजातीय डीएनए भी यहां पर आ गया है, इसके डीएनए के अलावा दूसरे का डीएनए की भी इसके अंदर क्या है? चला गया है। तो ये होती है पुनर्योगज प्लाज्मिड। ये एक वाहक का काम, अभी तो इसने वाहक का काम किया है, हमने
जो ये वाहक का काम कर रहा है, प्लाज्मिड इस वाहक के अंदर विजातीय डीएनए को पहुंचा दिया। अब ये इसको कहां जाना है, परपोषी के अंदर जाना है, जो कि एक अलग प्रोसेस है ना। तो फिर से देख लो कि जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड इसकी खोज 1952 में किसने की थी, लेडरबर्ग ने की थी। और ये इसकी जो स्थिति होती है वो कैसी होती है, वर्ताकार होती है, वर्ताकार होती है। इसके अलावा इसके अंदर कितने 12 अभिज्ञान स्थल होते हैं प्लाज्मिड के अंदर, और 2 प्रतिरोधी स्थल होते हैं, चिन्हित स्थल होते हैं। एक होता है टीईटी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी, और एक होता है एम्पिसिलिन प्रतिरोधी। जो सबसे मुख्य रूप से जो प्लाज्मिड होता है वो है PBr 322, जिसमें P का मतलब होता है प्लाज्मिड, B का मतलब होता है बोलीवर, R का मतलब होता है रोड्रिग्स। ये 2 वैज्ञानिक थे, बोलीवर और रोड्रिग्स, जिन्होंने प्लाज्मिड की खोज की थी। उसके बाद में हमने क्या देखा कि भाई सबसे पहले है जो प्लाज्मिड है, सबसे पहले प्लाज्मिड वर्ताकार होता है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से काटकर उसको कैसे कर लेते हैं, हम रेखाकार कर लेते हैं। रेखाकार करने के बाद में विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, और उनके मध्य में वांछित डीएनए को मिला दिया जाता है, वांछित जीन को मिला दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नया प्लाज्मिड बनता है, उसे हम पुनर्योजित प्लाज्मिड कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इसके आगे नए वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।